हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज का यह पार्ट 2 है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश शासन के भारत पर प्रभाव के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित जो 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपकी सभी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी जैसे कोई भी एग्जाम हो। एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि नोटबुक आईएएस आप सभी अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी ही विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, टॉपिक वाइज इन सभी के बारे में डेली एक वीडियो नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर पड़ती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आपके ऑप्शन में दिया गया है आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र या फिर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों, वह पड़ा था भारत के आर्थिक क्षेत्र पर। दोस्तों, देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दोस्तों? दूसरे प्रश्न में क्या, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो वाणिज्यिक चरण, यानी जो 1757 से 1813 का काल था दोस्तों, यह एकाधिपत्य, व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। जो औद्योगिक चरण 1813 से 1860 के बीच में था दोस्तों, यह था मुक्त व्यापार का काल। ठीक है, जो वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 से 1947 तक चला दोस्तों, यह ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? आपके ऑप्शन में है प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी है बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी है कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारत में अंग्रेजों की लूट की महत्वपूर्ण घटना शुरू हुई थी दोस्तों, वह शुरू हुई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो वह शुरू हुई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश काल में, कब ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? आपके ऑप्शन में स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी, ऑप्शन सी है महालवाड़ी, और ऑप्शन डी है दोस्तों दहसाला व्यवस्था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि ब्रिटिश काल में दोस्तों दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। किसको नहीं अपनाया गया था? तो दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? आपके ऑप्शन में है दोस्तों विलियम डडले और रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या फिर वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाने का श्रेय जाता है दोस्तों, वह जाता है जॉर्ज क्लार्क को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसका सिद्धांत? संपत्ति के अपवाहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। आपके ऑप्शन में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत है वह जो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? अब वर्ष 1853 ईस्वी में। आपके ऑप्शन में है बंबई और थाने में,
कलकत्ता और मद्रास के बीच, बंबई और आगरा के बीच, या फिर कलकत्ता और आगरा के बीच। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी वह कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। ध्यान रखना है, जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी वह किसके साथ काल में शुरू हुई थी? वह शुरू हुई थी दोस्तों डलहौजी के काल में। और पहली टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई थी, शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी दोस्तों 1853। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? आपके ऑप्शन में दोस्तों बटाईदार ने, किसानों ने, जमींदारों ने, या फिर कृषि मजदूरों ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो भारत में ब्रिटिशों द्वारा भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों, उसका जो सबसे अधिक लाभ हुआ था वह हुआ था जमींदारों को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन में दोस्तों सूरत में, बंबई में, अहमदाबाद में, या फिर कोयम्बटूर में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग था दोस्तों वह जो है स्थापित किया गया था बंबई शहर में। ठीक है, कहां स्थापित किया गया था? बंबई में। ठीक, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए है बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, और ऑप्शन डी है दोस्तों संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो बहुत सी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई गई थी दोस्तों, उनमें से जो सबसे अधिक किसानों के हित में थी, कृषकों के हित में थी दोस्तों, वह थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तमरारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? ऑप्शन में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है दोस्तों, कहां पे शुरू हुआ था स्थायी बंदोबस्त? तो यह दोस्तों शुरू हुआ था बंगाल और बिहार में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको जो है स्तमरारी या स्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? आपके ऑप्शन में दिया गया है 1753 में, 1793 में, 1762 में, या फिर 1803 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वह किसके द्वारा लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। और लागू किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? में है 1816 में, 1818 में, 1820 में, या फिर 1822 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 1820 में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों 1793 में, 1816 में, 1820 में, या फिर 1822 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो महालवाड़ी की व्यवस्था है दोस्तों, जो महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई थी वह जो है वर्ष 1822 से शुरू की गई थी। दोस्तों आपको एक चीज और कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से जो है शुरू हुई थी। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से शुरू की गई थी? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, पांचवा है बनारस। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी है 1, 3, 4 और 5, विकल्प सी है 1, 2, 4 और 5 तथा विकल्प डी है 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है दोस्तों वह उपरोक्त पांचों प्रांतों में जो है लागू किया गया था, यानी कि बंगाल में भी लागू हुआ था, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, मद्रास के उत्तरी जिलों में भी और बनारस में भी। ध्यान रखना है आपको, ये जो स्थायी बंदोबस्त था यह उपरोक्त पांचों क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। के लिए अफीम उत्पादन के लिए ऑप्शन में दिया गया है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो बिहार राज्य है दोस्तों, जो बिहार का क्षेत्र था वह जो है ब्रिटिश काल में दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य, तो वह था बिहार। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। यानी कि जो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योगों का पतन हुआ था उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था। आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी है कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर, या फिर कारीगरों की अनुपलब्धता। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले, क्या, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी कि जो सीमा कर था दोस्तों वह बहुत ज्यादा था। इस वजह से दोस्तों वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था। कहाँ के, तो बंगाल के। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है नील कृषकों, क्या, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। कौन सी पुस्तक, नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ ठाकुर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो नील दर्पण के लेखक है वह है दोस्तों दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कौन से, कहवा बागान, यानी कि पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है वह कहाँ लगाए गए थे। आपके ऑप्शन में दोस्तों चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन बी है कुर्ग जनपद में, ऑप्शन सी है नीलगिरी जनपद में या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों वायनाड जनपद में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो जहां लगाया गया था वह है वायनाड जनपद। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन में दोस्तों दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण या फिर राम मनोहर लोहिया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान दोस्तों आर्थिक दोहन के जो विचार का प्रतिपादन किया था वह है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किन्होंने किया था आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। ऑप्शन में दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिट्टन के काल में, लॉर्ड मेवे के काल में, लॉर्ड मेवो के काल में या फिर लॉर्ड रिपन के काल में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारत में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों वह हुई थी लॉर्ड मेवे के काल में। किसके काल में दोस्तों, लॉर्ड मेवे के काल में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। यह आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो टॉमस मुनरो का संबंध है दोस्तों वह जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में
किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, या फिर दिल्ली और आगरा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का जो है निर्माण हुआ था वह हुआ था बंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों? हुआ था 1853 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है आपको, कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन बी है दोस्तों भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। तो ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशों का वह था दोस्तों छोटे प्रशासनिक पदों पर। इस पे दोस्तों छोटे प्रशासनिक जो पद थे उन पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज होते थे ये इंग्लिश में ज्यादा सहज होते थे, अंग्रेजी भाषा में ज्यादा सहज होते थे बोलचाल की भाषा में, और जो भारतीय थे दोस्तों उनको अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए लोगों के बीच कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो है एक रास्ता तलाशा था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान अथवा भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? आपके ऑप्शन में दोस्तों 89%, 11%, 66% या फिर 33%। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार को पूरे लगान का जो है 89%, कितना 89% जो है राज्य को देना पड़ता था। किसको? जमींदारों को, राज्य को 89% जो है लगान देना पड़ता था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। आपके ऑप्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम या फिर पूर्व। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी 1, 3, 4 और 5, विकल्प सी 1, 2, 4 और 5, या फिर विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 सभी जो है, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी भारत में, कहां पे? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी है टॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है कैप्टन रीड और ऑप्शन डी है दोस्तों चार्ल्स ग्रांट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों मार्टिन बर्ड है दोस्तों, जो कौन? जो मार्टिन बर्ड है दोस्तों, इसको द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% यानी कि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? ऑप्शन में स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी है महालवाड़ी व्यवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो सर्वाधिक भारत के जो सर्वाधिक भूमि क्षेत्र पर जो इस बंदोबस्त की व्यवस्था थी, भू राजस्व की व्यवस्था थी दोस्तों, वह कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग, कौन सा? लिटली आयोग वर्ष 1929 का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन में दिया गया है और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन और सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना
तैयार करना। ऑप्शन डी है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो लिटली आयोग का उद्देश्य था दोस्तों वह जो है था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। और जो है लिटली आयोग कब आया था? दिया आया था दोस्तों 1929 में। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? आपके ऑप्शन में हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में बैंक स्थापित किया गया था उसका क्या नाम था? तो वह था दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहां पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों वह मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में लागू की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इलवर्ट बिल, कौन सा? इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन में दोस्तों जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ठीक है, जो विकल्प सी है वह प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जो विकल्प डी है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो इलवर्ट बिल था दोस्तों उसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। और इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था दोस्तों? यह पारित हुआ था वर्ष 1883 में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इस प्रश्न में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, जो सूची 1 में जो दिया गया है, जो सूची 2 में जो दिया गया दोस्तों आपको बता दें पहले कि सूची 2 में है भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था। ठीक है, क्या है? भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था दी गई। जो सूची 1 है दोस्तों उसमें इन व्यवस्थाओं के तहत प्रावधान दिए गए हैं कि इन व्यवस्थाओं में क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। विकल्प ए सही सुमेलित है, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि थी दोस्तों, इस व्यवस्था का क्या नाम था? तो इस व्यवस्था का दोस्तों नाम था जागीरदारी प्रणाली। ठीक है, जो माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि थी दोस्तों, इस व्यवस्था के ये किस व्यवस्था के तहत थी दोस्तों? तो यह व्यवस्था थी दोस्तों जमींदारी प्रणाली। ठीक है, जो उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि थी दोस्तों, यह जो सम्मिलित है रैयतवाड़ी प्रणाली से। ठीक है, यह व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत थी। और दोस्तों जो ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती थी दोस्तों, यह महालवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी। विकल्प बी। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण क्या था? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी है विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों की कमी या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह या फिर प्राथमिकता। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका एक जो सबसे बड़ा कारण था वह था भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? ऑप्शन में दोस्तों कागज, जूट, चाय या फिर चीनी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी, यानी कि जो वर्ष 1813 में जो है दोस्तों चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार को कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो चाय की फसल थी दोस्तों उसको जो है इसको चाय की फसल को कंपनी के एकाधिकार के लिए सुरक्षित रखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन में है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी, यानी कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है दोस्तों उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत से जो है अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। एक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? ऑप्शन में दिया गया जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऑप्शन बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन सी है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त के तहत दोस्तों जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए थे उसका जो मुख्य कारण था दोस्तों जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या नहीं था? कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था जमींदारों के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं, कथन एक क्या दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। कथन दो है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, जो तीसरा कथन है दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। ठीक है, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था जो है महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि एक और दो दोनों, विकल्प बी यानी कि दो और तीन, विकल्प सी यानी कि एक और तीन, या फिर विकल्प डी एक दो तीन सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी, यानी कि जो उपरोक्त तीनों कथन है दोस्तों ये तीनों कथन दोस्तों सही है। ठीक है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत दोस्तों सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से यह स्थायी बंदोबस्त कहलाया। जो कथन दो है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था किया, यह भी बिल्कुल सही है। जो तीसरा है यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया है, व्यवस्थाएं दी गई हैं। सूची 2 में जो है इनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर विकल्प डी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों, कौन सा स्थायी बंदोबस्त, यह कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर के जो है काल में हुआ था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, इसका श्रेय कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एली फिंस्टन को जाता है। जो महालवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था है, इसका श्रेय दोस्तों होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड को जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं। आपके ऑप्शन में दोस्तों गंगा घाटी, और जो दूसरा है दो आपके उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो तीन है मध्य भारत के कुछ भाग, चौथा है मराठों के अधिकृत प्रदेश, और पांचवा है पंजाब। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है।
विकल्प ए यानी कि 1 2 3 और 4, विकल्प बी यानी कि 1 3 4 और 5, विकल्प सी यानी कि 2 3 4 और 5, या फिर विकल्प डी 1 2 3 4 और 5 सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो ऊपर के सभी विकल्प है दोस्तों, जो सारे कथन है यह सभी सही है। यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों, गंगा घाटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में, मराठों के अधिकृत प्रदेशों में और पंजाब में, इन सभी जगहों पर लागू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस प्रश्न में भी क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया दोस्तों, कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ सरकार द्वारा प्रतिपादित अधिनियम दिए गए हैं। सूची 2 में समय दिया गया है कि यह कब प्रतिपादित किए गए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है दोस्तों, वह वर्ष 1885 में आया था। जो अवध लगान अधिनियम, मद्रास काश्तकारी विधेयक था दोस्तों, यह वर्ष 1886 में आया था। जो दक्कन काश्तकारी अधिनियम है दोस्तों, यह वर्ष 1879 में आया था। जो मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक है दोस्तों, यह वर्ष 1883 में आया था। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्रांत आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुआ। ठीक है, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। ऑप्शन में है हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो मैकाले प्रपत्र के द्वारा समाधान हुआ था, इसके तहत जो है अंग्रेजी भाषा को दोस्तों, कौन सी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के लिए स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन में है दोस्तों वुड के घोषणा पत्र यानी कि डिस्पैच 1854 को, ऑप्शन बी है हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, ऑप्शन सी है रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, या फिर ऑप्शन डी है सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारतीय शिक्षा का जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, वो है वुड का घोषणा पत्र 1854। कौन सा दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किसने वर्ष 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था, इसे किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों। आपके ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि वर्ष 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए जो है दोस्तों जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है शिक्षा से संबंधित आयोग अथवा समिति की पहचान करें। ठीक है, जो है हटक समिति वर्ष 1929, लिंडसे आयोग वर्ष 1929, संयुक्त समिति वर्ष 1934 और सार्जेंट योजना वर्ष 1944। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। विकल्प यानी कि 1 2 3, विकल्प बी यानी कि 1 2 और 4, विकल्प सी यानी कि 1 3 और 4, या फिर विकल्प डी 1 2 3 4 सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो शिक्षा से संबंधित आयोग अथवा समितियां बनाई गई थी दोस्तों, वो है चारों थी, यानी कि हटक समिति, लिंडसे आयोग, संयुक्त समिति और सार्जेंट योजना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। आपके ऑप्शन में दोस्तों अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो विकल्प बी है दोस्तों वह ऊर्ध्वमुखी नियंत्रण सिद्धांत यानी कि अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो विकल्प सी है दोस्तों वह है अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। ठीक है, जो विकल्प डी है वह है ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत यानी कि अपवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि
जो अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत था दोस्तों, उसका जो अर्थ था, शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? में चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी है मार्शमैन, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है दोस्तों जॉन मार्शल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, ठीक है, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है दोस्तों डेविड हेयर, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है मैकाले और ऑप्शन डी है दोस्तों जॉन मार्शल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी वह किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। और वह कब की गई थी? तो वह वर्ष 1817 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। आपके ऑप्शन में है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे दोस्तों, वह तीनों विकल्प थे। यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों से तैयार जो माल था वह कम से कम मूल्यों पर खरीदा जाता था। दूसरा जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। और जो तीसरा है दोस्तों वह है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लगता था। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में अनौद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्राक औद्योगिकीकरण यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि कौन सी थी? ऑप्शन में दोस्तों 1757 से 1857, 1800 से 1850, ऑप्शन सी है 1850 से 1947 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारत में अनौद्योगिकीकरण यानी कि या फिर प्राक औद्योगिकीकरण की जो अवधि थी दोस्तों वह थी 1800 से 1850 की 50 तक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? ऑप्शन में है 1550 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि 1850 ईस्वी में जो है दोस्तों भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? ठीक है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। आपके ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि उपरोक्त कथन जिसने कहा था वह किसने कहा था? तो वह है दोस्तों विलियम बेंटिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में बंगाल में स्थित है, गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है या फिर केरल में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो श्री रामपुर है दोस्तों यह वर्तमान बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ऑप्शन ए है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। जो विकल्प बी है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना,
विकल्प सी है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, और ऑप्शन डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि भारत में जो रेलवे निर्माण के कारण थे उनका जो तीनों कारण सबसे प्रमुख थे, यानी कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय समाज को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना तथा आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, यह जो है ब्रिटिशों के भारत में रेलवे निर्माण के प्रमुख कारण थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी? किसकी? आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी। ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। आपको बताना है कि पहली आधुनिक पटसन मिल कहां पे स्थापित की गई थी। ऑप्शन में दोस्तों रिसरा बंगाल, बंबई, भड़ौच या फिर सूरत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प यानी कि आधुनिक पटसन मिल जो है दोस्तों रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई थी। ऑप्शन में बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग था उसकी स्थापना दोस्तों बिहार में की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह किसने कहा था। यानी कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। ठीक है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, बुकानन ने कहा था, विलियम जोन्स ने कहा था या फिर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि उपरोक्त कथन जो है बुकानन द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने की समान थी। ठीक है, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह किसका कथन है? ऑप्शन में है आरसी दत्त, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या फिर विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि आरसी दत्त जो है दोस्तों, आरसी दत्त ने यह कहा था कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों के सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? यानी कि यह जो उपरोक्त कथन है दोस्तों, यह किसका कथन है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त या फिर जॉन सुलिवान। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जॉन सुलिवान द्वारा दोस्तों यह कहा गया था कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। ठीक है, यह गंगा के तटों के सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह जो है जॉन सुलिवान के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन में है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि कराची अधिवेशन 1931 जो है, इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस ने कहा था, पहली बार कांग्रेस ने कहा था
कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। कहाँ? कराची अधिवेशन 1931 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस ने कराची अधिवेशन यानी कि मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में जो है दोस्तों कुछ आयोगों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्या है सूची 1 में? कुछ आयोग दिए गए हैं। ठीक है, सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो स्ट्रेची आयोग 1980 था यह लॉर्ड लिटन से संबंध है दोस्तों। जो लियाल आयोग 1897 है दोस्तों यह लॉर्ड एल्गिन से संबंध है। जो मैकडोनल आयोग है दोस्तों यह जो है लॉर्ड कर्जन से संबंध है। और जो दोस्तों वुड हेड आयोग है यह जो है लॉर्ड वेवेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहां पड़ा था? ऑप्शन में दोस्तों बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर गुजरात में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दोस्तों जो देश में सबसे भीषणतम अकाल पड़ा था वह जो है भारत के बंगाल प्रांत में पड़ा था। ठीक है, और यह कब पड़ा था? तो यह पड़ा था दोस्तों वर्ष 1942-43 के बीच में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित किए गए? ऑप्शन में दोस्तों जूट, कोयला, लोहा व इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती कपड़ा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 5, विकल्प बी यानी कि 2, 3 और 4, विकल्प सी यानी कि 1 और 3, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो ब्रिटिश काल में जो है उद्योग धंधे विकसित किए गए थे दोस्तों वह है जूट का धंधा जो है विकसित किया गया था, कोयला भी विकसित हुआ था, लोहा व इस्पात हुआ था, लेकिन मशीनों के पुर्जे बनाने का काम दोस्तों भारत में नहीं होता था। यह कहाँ पे होता था? तो यह ब्रिटेन में ही होता था। ठीक है, बाकी यह जो नीचे है सूती कपड़ा उद्योग यह भी भारत में शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 5। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन में दोस्तों VKRC राव, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, और ऑप्शन डी है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो वर्ष 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अकालों को रोकने अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता क्या यानी कि फ्रेमाइन कोड कब प्रचारित किया? आपके ऑप्शन में 1879 में, 1881 में, 1883 में, या फिर 1885 में। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी। विकल्प सी अर्थात वर्ष 1883 में दोस्तों अकाल संहिता यानी कि फरमाइन कोड प्रचारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह भारत सरकार के द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? ऑप्शन में है लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, या फिर लॉर्ड मेयो के समय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? ऑप्शन में दोस्तों वर्ष 1925 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1858 में, या फिर वर्ष 1935 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प
ए विकल्प यानी कि रेल विभाग के लिए जो पृथक बजट का शुरुआत हुआ था दोस्तों भारत में, वह हुई थी वर्ष 1925 से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न में क्या है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? ऑप्शन में दोस्तों 1813 में, 1833 में, 1853 में या फिर 1858 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वर्ष 1833 में दोस्तों ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जो है भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? किसके? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन में दोस्तों आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आरजी भंडारकर या फिर रजनीपाम दत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि जो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों उसके लेखक थे रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ, यानी कि भारत में इस्पात का उत्पादन जो है सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन में 1809 में, 1913 में, 1916 में या फिर 1919 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि वर्ष 1913 में दोस्तों भारत में इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दोस्तों ई थॉमसन, डी.टी. गैराट, हेराल्ड लास्की या फिर कार्ल मार्क्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कार्ल मार्क्स ने यह कहा था दोस्तों कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? क्या? अनिष्टों का अनिष्ट। ऑप्शन में भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन के निकास या फिर नीलहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी, वह जो है धन के निकास को दी थी। किसको दी थी? धन के निकास को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? ऑप्शन में है एमजी रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू या फिर एमजी रानाडे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, टी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह। बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी यानी कि 2, 3, 4 और 5, विकल्प सी यानी कि 3, 4, 5 और 6 या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले तथा के.टी. शाह, यह सभी जो है भारतीय अर्थविदों की श्रेणी में शामिल थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में है वर्ष 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वर्ष 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी है वर्ष 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी है दोस्तों वर्ष 1923 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था वह हुआ था दोस्तों वर्ष 1916 ईस्वी में। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन में वर्ष 1903 ईस्वी में, वर्ष 1905 ईस्वी में, वर्ष 1907 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1909 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि वर्ष 1907 ईस्वी में जो है दोस्तों पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन में दोस्तों एनी मर्चेंट, ऑप्शन बी है टीसी गोस्वामी, ऑप्शन सी है वीपी वाडिया और ऑप्शन डी है एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि वर्ष 1925 में जो सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? क्या? अन ब्रिटिश पदावली। ठीक है, ऑप्शन में है आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयबाजी, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था दोस्तों वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन में है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लिट्टन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि जो भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी वह जो है लॉर्ड डलहौजी के मध्य बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? आपके ऑप्शन में भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश या फिर भारतीय सामंतवाद का विनाश। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों जो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था वह दोस्तों विकल्प डी, यानी कि भारतीय सामंतवाद का विनाश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शन में दिया गया जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। विकल्प बी है भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन सी है दोस्तों भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। और ऑप्शन डी है दोस्तों मुक्त व्यापार नीति, यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों विकल्प डी, यानी कि दोस्तों वर्ष 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा जो है मुक्त व्यापार नीति जो है भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दादा भाई नौरोजी द्वारा, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति क्या है दोस्तों? यहाँ पे कति लिखा हुआ है, उनकी कृति पावर्ट एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, कौन सी कृति है? पावर्ट एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? जो कथन एक है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला। ठीक है, जो कथन दो है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। जो विकल्प तीन है, जो विकल्प सी है वह है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। जो विकल्प डी है कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो उस प्रश्न ड्रेन थ्योरी शब्द का जो है जो समुचित परिभाषा जो सबसे अधिक मिलता जुलता शब्द दोस्तों परिभाषा है वह है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। यह था ड्रेन थ्योरी का जो है परिभाषा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज
यानी ठीक है, भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि अथवा निधियां होम चार्जेस की संगठक थी अथवा थी? पहला है लंदन में इंडिका ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि केवल एक, विकल्प बी यानी कि केवल एक और दो, विकल्प सी यानी कि केवल दो और तीन, या फिर विकल्प डी एक, दो और तीन सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो उपरोक्त एक, दो और तीन जो है ये तीनों जो है सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ऑप्शन में है ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, या फिर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी कि CIP रेलवे। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी यानी कि जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी कि CIP रेलवे है दोस्तों, इसने भारत में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कथन दो है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कथन तीन है कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी एक, दो और तीन, या फिर विकल्प डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी यानी कि एक, दो और तीन सभी सही है। यानी कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह तीनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन के संदर्भ में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? तीन कथन दिए गए हैं। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। दोस्तों आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि केवल एक सही है। यानी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। किसने व्यक्त किया? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खोया? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या फिर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना, नोटबुक IAS सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोडों में उपलब्ध हैं। ठीक है, आप हमारे ऑफिस में हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 7683049133 या फिर 9560727077। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ।